दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंडिया के बारे में जहाँ पे डिजिटल एज और स्टोन एज दोनों एक साथ रहते हैं। जी हाँ, जहाँ पे आप लोग आजकल जो मोबाइल फ़ोन है, सैटेलाइट है, इंटरनेट है, वो बड़ी आसानी से पा लेते हो। वहीं पर कुछ लोगों के लिए आग जैसी मामूली चीज़ को भी जलाना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जी हाँ, जहाँ पे आप लोग मॉडर्न हथियार के बारे में आसानी से जानकारी पा लेते हो, वहीं पर कुछ लोग आज भी पत्थरों से बने हुए हथियार यूज़ करते हैं, शिकार करते हैं, फल खाते हैं और पूरी तरह से जंगल पे डिपेंड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है। ये द्वीप जो है वो चारों तरफ से कोरल रीफ्स, मतलब जो समुद्री चट्टानें होती है, उनसे घिरा हुआ है। ये जो समुद्री चट्टानें हैं, इनकी वजह से बड़ी बड़ी नाव जो है वो अंदर आ नहीं सकती, जिसकी वजह से आप किनारे तक पहुंच नहीं सकते। इसका जो एरिया है वो लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर जितना है। दोस्तों इसकी जो कोस्ट लाइन है वो घने पेड़ों से ढकी हुई है, और जो इसका इंटरनल पार्ट है वो डेंस फॉरेस्ट है। और यही सब इसे नेचुरली एक किले जैसे बना देती है। यह आइलैंड इतना सुरक्षित है कि यहाँ पे आप बाहर से जा ही नहीं सकते। दोस्तों माना जाता है यहाँ पे जो लोग हैं वो अफ्रीका से जब माइग्रेशन हुआ था 50 से 60 हज़ार साल पहले, तब यहाँ पे आके बस चुके होंगे। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे सभ्यताओं की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से ये लोग यहाँ पे रहते हैं। इनकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से एक स्टोन एज की रिफ्लेक्शन है। मतलब इनके पास कोई मॉडर्न हथियार नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं। आज भी वो जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन से और जंगल से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सन 1771 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जॉन रिची जब रात के समय में यहाँ से गुजर रहे थे उनके शिप में, तो उनको इस आइलैंड पे आग जलती हुई दिखी। और तब ये उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे शायद लोग हो सकते हैं, लेकिन वो उस समय पे जा नहीं सके। और तभी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इनके बारे में लिखा गया। हालांकि तब वो वहाँ पे जा नहीं सके। बाद में 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाने के लिए, या समझो कि इनको स्टडी करने के लिए पहली बार यहाँ पे जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ से एक कपल, बूढ़ा बूढ़ी कपल और एक दो बच्चों को पकड़ के लेके आते हैं। और जैसे ही उन्हें पोर्ट ब्लेयर पे उतारा जाता है, वो जो बूढ़े कपल थे उन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ। वायरल इन्फेक्शन मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, ये सिंपल सी सर्दी और खांसी से बीमार हो गए और कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो गई। हालांकि जो बच्चे थे उन्हें भी इसका संक्रमण हो चुका था, और देखते ही देखते वो भी बीमार हो गए। जब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि इन लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है, तो ब्रिटिशर्स भी क्या करते हैं, वो जो दो बच्चे थे उनको फिर से उसी आइलैंड पे छोड़ आते हैं, कुछ फल और टूल्स के साथ। तब जाके पहली बार सेंटिनलीज लोगों को ये समझ में आता है कि जो बाहर के लोग हैं वो जब वहाँ यहाँ पे आएंगे तो बीमारियाँ लेके आएंगे, और बीमारियाँ मतलब सीधे तरह से मौत। और तभी से जब भी सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को देखते हैं वो उन पे हमला कर देते हैं। हालांकि सेंटिनलीज लोग आज भी स्टोन एज में है, वो पत्थरों से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, कि ये अभी लोहे से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करना भी जान चुके हैं। ये लोग लोहा खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि जो समंदर से कुछ भी बह के आ जाता है, शिप्स का मलबा हो या फिर और कुछ चीज़ें हो, ये उसी से लेके हथियार बना लेते हैं। इनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है। मतलब यहाँ पे कोई राजा नहीं है या फिर कोई मुखिया नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो पूरे लोग मिल के लेते हैं। उसके बाद 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था। एमवी प्रिमरोस नाम से एक हांगकांग की शिप थी जो कार्गो भर के निकली थी, और ख़राब मौसम के वजह से इस आइलैंड के कोरल रिफ्स में जाके फंस चुकी थी। हालांकि क्रू देखता है कि जंगल से कुछ लोग भालों के साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं, और क्रू पैनिक में आके एसओएस मैसेज भी भेजता है। मौसम ख़राब होने की वजह से कोई तुरंत मदद तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन आखिरकार इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर से सभी को बचा लेती है। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि उस शिप को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि शिप जो है वो पूरी तरह से फंसा हुआ था। आप देख सकते हो आज भी उस शिप का जो मलबा है वो वहीं पे कोस्ट लाइन पे पड़ा हुआ है। दोस्तों अगला एक इंसिडेंट होता है 26 दिसंबर 2004 को, जब पूरी दुनिया में सुनामी आती है, जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज फेल हो गई थी। वहीं पे यहाँ पे जो सेंटिनलीज लोग हैं
वो पहले ही जाके ऊंचाई वाली जगहों पे जाके बस चुके थे। मतलब जब सुनामी से पूरी दुनिया लड़ रही थी, ये लोग तब भी सेफ थे। जब सुनामी हटी, तब इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहाँ पे जाके मुआयना किया कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो देखने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। तो उन लोगों ने हेलीकॉप्टर पे हमला कर दिया। ये केवल आक्रामकता नहीं थी, ये खुला संदेश था कि हमें अकेला छोड़ दो। दोस्तों, एक और इंसिडेंट है जो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। तो होता यह है कि 2018 में एक यूएस सिटीज़न जिसका नाम एलन चाओ है, उसका विश्वास था कि ईश्वर ने उसे चुना है अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसी सोच के साथ वो अंडमान निकोबार आता है और इन सेंटिनलीज लोगों के पास जाके उन्हें ईश्वर का संदेश पहुंचाना चाहता था। लेकिन होता यह है कि यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं वो उसे वहाँ पे ले जाने के लिए मना कर देते हैं। हालांकि ये सही भी था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही यहाँ पे जाने में बैन लगा दिया है। ये जो कोस्ट लाइन है उसके इर्द गिर्द 5 नॉटिकल माइल्स जो एरिया है वहाँ पे जाना सख्त मना है। लेकिन फिर भी एलन चाओ मानता नहीं है, लोगों को रिश्वत देता है और कुछ मछुआरों को वहाँ पे जाने के लिए मना लेता है। अब जब वो उसके आइलैंड के पास जाते तो मछुआरे तो बोल देते कि हम इससे पास नहीं जा पाएंगे। तो एलन चाओ क्या करता है कि छोटी बोट लेता है और वो बोट लेके आइलैंड के पास चला जाता है। पहली बार तो वो कुछ एक चक्कर लगाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं। लेकिन फिर जंगल से कुछ आदमी आते हैं और उस पर तीर से हमला कर देते हैं। हालांकि वो घायल भी हो जाता है और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर वेट करने के बाद अगले दिन वो फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार भी देते हैं। हालत ये बन जाती है कि दुनिया को तो पता था कि वो एलन चाओ वहाँ पे जाके मर चुका है, लेकिन वहाँ से उसकी बॉडी तक रिकवर नहीं हो पाई। अब इस इंसिडेंट को लेके दुनिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो रिकवर करनी चाहिए और उसके जो हमलावर है उसे जिन लोगों ने मार दिया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि दूसरे लोगों का मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने पहले से ही बैन लगा रखा है तो एलन चाओ ने वहाँ पे जाके नियम को तोड़ा है और उससे उसकी सज़ा मिली है। एलन चाओ ने उस द्वीप पर जाने से पहले अपनी कुछ नोट्स लिख के रखी थी कि वो इस आइलैंड के बारे में क्या सोचता है और वो वहाँ पे क्यों जा रहा है। ये सब कुछ उसने डिटेल में लिख के रखा था। मैं स्क्रीन पर वो लगा रहा हूँ, आप ज़रा पॉज करके उसे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। दोस्तों, 1970s में फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी एन पंडित और उनकी टीम इनसे कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। इनकी जो टीम होती है वो छोटी छोटी बोट लेके किनारे के आसपास जाती है, जिनमें नारियल और कुछ फल रखे होते हैं, और इनसे संपर्क बनाने की कोशिश करती है। इसी दौरान ये कुछ नारियल, कुछ फल फ्रूट ये भी इनको ऑफ़र किया जाता है। और हालांकि ये लोग इतने आक्रामक होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग आगे आते हैं और ये फल फ्रूट उठा के चले जाते हैं। और ये पहला जेस्चर था जहाँ पे सक्सेसफुली टी एन पंडित जो है वो उनसे कांटेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो चुकी थी। इन लोगों के साथ कभी भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन या कोई प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं हो पाया आज। और इसी वजह से 1997 के बाद भारत सरकार ने पूरी तरह से नो कांटेक्ट पॉलिसी लागू कर दी। मतलब अगर आप इस आइलैंड के आसपास भी जाते हो तब भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या आप पे केस चल सकता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें याद दिलाता है कि विकास का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। कुछ सभ्यताएं हैं जो हमसे अलग है लेकिन कम नहीं है। सेंटिनलीज लोग जो है वो हमारे अतीत की जीवित स्मृति है, और शायद मानवता की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि उनके अकेलेपन का सम्मान होना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सेंटिनलीज लोग जो इंडिया का एक हिस्सा है उन्हें भी इंडियन लोगों में शामिल करना चाहिए या फिर उन्हें ऐसे ही अकेला छोड़ देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।